जय हिंद, वंदे मातरम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। तो प्यारे स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस, यानी कि बात करें तो राजनीतिक शास्त्र इंटर यानी कि 12वीं का हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है 24/9 यानी कि 24 सितंबर को। तो उसका हम एनालिसिस करेंगे, फुल एनालिसिस। हम अपने पूरे होशो आवाज़ में सारे के सारे क्वेश्चंस हल किए हैं, यानी कि हम दावा कर सकते हैं कि 99% हमारा सही है, यानी कि 100% भी कह सकते हैं। लेकिन आपको जो भी डाउट लगे वो आप कमेंट करके ज़रूर कह सकते हैं, अब वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमारी तरफ से पूरा प्रायोरिटी दी जाती है आपको 100% की क्वेश्चंस में, और हमने जो इसका अध्ययन किया है और बारीकी से सबका अध्ययन किया है, और आपको जो है क्या करें हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट, यानी कि हम चाहते हैं कम समय में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव फुल एनालिसिस करेंगे। आपको कोई भी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने का कोई संभावना नहीं बने, यानी कि 2025 में बात करें तो यहाँ से एग्ज़ाम में आने की प्रबल प्रबल संभावना है 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ध्यान रहे, तो जो भी क्वेश्चंस है आपको नोट कर लेने हैं, अगर हो सके तो वीडियो को 4-5 बार जा के देख लेने हैं। उससे भी नहीं होगा तो कम से कम 5 बार 10 बार उसको लिख लेने हैं। हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे अपने लैंग्वेज में, यानी कि अपने भाषा में और ईजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, आज की क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि बात कर लेते हैं यहाँ पे कि वार्सा संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वार्सा संधि का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो सोवियत संघ को एकजुट कर रखना था, यानी कि सोवियत संघ के जितने भी राज था और सोवियत संघ को सारे को एकजुट करना था। वार्सा संधि क्या हुआ था, इसका जो गठन किया था सोवियत संघ ने 1955 में किया गया था। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने इसकी देखौसी में, दोनों में तो बात वाक शक्ति के आधार पर तो मतलब युद्ध चलता ही रहा था, लेकिन युद्ध नहीं चला, लेकिन वाक शक्ति के आधार पर दोनों में नोक-झोंक होते रहता था। इससे पहले 1949 में अमेरिका ने नाटो बनाया था। क्या बनाया था? नाटो, ये ध्यान रखना है। इसी के देखौसी में सोवियत संघ ने भी क्या किया? वार्सा बना दिया, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। वहीं बात करते हैं इनमें से कौन सा देश वार्सा संधि का सदस्य नहीं था। तो कौन सा देश वार्सा संधि का सदस्य नहीं था? तो पश्चिमी जर्मनी नहीं था, बाकी सभी के सभी था सदस्य था। वहीं बात करते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध कब हुई थी, यानी कि शीत युद्ध की शुरुआत यहाँ पूछ रहा है। तो दोस्तों, हम जो भी अपने स्टूडेंट को ये जो क्वेश्चंस है, गलती से हमने डी मरवा दिया था, यानी कि डी लगवा दिया था, ये नहीं होगा। क्योंकि शीत युद्ध की अगर हम बात करें तो अंत हुआ था 1991 में। क्या हुआ था? अंत। शीत युद्ध का अंत होगा 91 में। अगर वही शुरुआत पूछे तो कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि कह सकते हैं कि 45 में, 1945 जब शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, इसी समय कभी कभी 47 भी दे देता है, 1947 भी दिया हुआ रहता है। यानी कि 45 रहे या 47, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पूछे तो 45 रहे आंसर में मार देना है, अगर 47 रहे तो वो लगा देना है। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया था। अंत हुआ था कब? 1991 में, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था। नाटो की बात करते हैं, नेतृत्व किया गया था, ये हमारे स्टूडेंट द्वारा लगाया गया है, ये गलत है, ये नहीं होगा। इसका आंसर की बात करते हैं, नाटो वो तो हम पहले ही भी बता चुके हैं, अमेरिका ने बनाया था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। कभी कभी संयुक्त राज्य अमेरिका भी पूछ लेता है, कभी अमेरिका लिख देता है, कभी यूएसए भी लिख देगा, क्योंकि अमेरिका को ही 3 नाम से जाना जाता है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और अमेरिका, तीनों कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और पहली दुनिया का देश भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना अमेरिका को। दूसरी दुनिया का देश रूस को कहा जाता है, यानी कि साम्यवादी संगठन के जो साम्यवाद को मानता था, पूंजीवाद को अमेरिका मानता था, ये ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन है, ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें द्विध्रुवीयता क्या है। द्विध्रुवीयता की बात करें तो यह सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों का प्रतिस्पर्धी प्रभुत्व था, ये इसका आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस संगठन पश्चिमी गुट द्वारा नहीं बनाया गया था। इनमें में से कौन सा संगठन जो है पश्चिमी गुट द्वारा नहीं बनाया गया था। नाटो तो बनाया गया था पश्चिमी गुट द्वारा, सेंटो बनाया गया था और सीटो बनाया गया था, लेकिन वारसा जो नहीं बनाया था, ये पूर्वी संगठन के द्वारा बनाया गया था, वारसा 1955 में। इसका नेतृत्व सोवियत संघ ने किया था, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खेत में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद घटना की बात करें तो 2 महाशक्तियों का उदय हुआ था, ये ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का भी गठन हुआ था और राष्ट्र संघ का भी गठन हुआ था, लेकिन हम बात करते हैं इसका डी नहीं हुआ था, यानी कि गुट निरपेक्ष की बात करें तो इसकी शुरुआत 1961 में हुआ था, बहुत सालों बाद हुआ था, ये ध्यान रखें। आंसर इसका अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, खेत में से कौन
गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य नहीं थे। संस्थापक सदस्य की बात करें तो नेहरू जी थे, जेबी टिटो थे, नेहरू जी थे और नासिर थे, लेकिन फिदेल कास्ट्रो नहीं थे। डी बी इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, बी सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम कि निम्नलिखित में से द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि कौन सी थी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, यानी कि 6 साल चला था। 1939 में शुरू हुआ था, 45 में समाप्त हुआ था। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की, प्रथम विश्व युद्ध पूछे तो क्या हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध लगे हो तो आप रिवीजन कर लीजिए। 1914 से स्टार्ट हुआ था, जो कि 18 तक चला था। 1918 तक, यानी कि 4 साल चला था द्वितीय विश्व युद्ध, 4 ईयर। और यानी कि प्रथम विश्व युद्ध 4 ईयर चला था और द्वितीय विश्व युद्ध 6 ईयर चला था, ये ध्यान रखने। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से कौन सा देश पश्चिमी गुट का सदस्य नहीं है। पश्चिमी गुट की बात करें तो सदस्य नहीं है तो पूर्वी जर्मनी था, फ्रांस भी था, ब्रिटेन भी था, लेकिन टर्की नहीं था। यानी कि अभी भी, पहले तुर्की भी कहा जाता था, इसे तुर्की 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 भी लिख दिया जाता है और टर्की भी लिख जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी की बात करते हैं, व्लादिमीर लेनिन थे। याद रखना है कि इन दो देशों के समूह को दूसरी दुनिया कहा जाता है। तो दो देशों के समूह को बात करें दूसरी दुनिया कहा जाता है, तो साम्यवादी देशों के समूह को क्या कहता है, दूसरी दुनिया कहा जाता है। साम्यवादी जो है, इसका समर्थन कौन था, तो इसका समर्थन की बात करें तो सोवियत संघ था, जिसको अभी वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। विश्व युद्ध के यानी कि शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ को क्या कहा जाने लगा, सोवियत संघ, ऐसे देख सकते हैं, सोवियत संघ लिख देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ रूस कहा जाने लगा, जो कि साम्यवादी गुट का समर्थन कौन करता था, सोवियत संघ। और पूंजीवादी गुट का समर्थन कौन करता है, अमेरिका, यानी कि यूएसए। इसे पहली दुनिया का देश कहा जाता है अमेरिका को, और दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है सोवियत संघ को, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से क्या सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है। सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम तो हम बात करें तो विचारधारा का युद्ध का अंत भी हो गया था, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल भी हुआ था, शक्ति संतुलन में परिवर्तन हुआ था। लेकिन बात करते डी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी एशिया में संकट आया था, ये नहीं हुआ था, ये इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य नहीं है। तो बाल्टिक गणराज्य की बात करें तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया है, लेकिन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। यानी कि जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया इसका आंसर हो जाएगा, ये सदस्य नहीं है। अब बात करते हैं किस देश के विखंडन से शीत युद्ध का अंत हुआ था। सोवियत संघ के विखंडन हुआ 1991 में। 1991 में जो है सोवियत संघ जब विघटित हुआ तो 15 नए देश बन गए थे। कितना, 15 नए देश बनने के बाद सोवियत संघ क्या कहलाने लगा, रूस कहलाने लगा, ये ध्यान रखना। अभी भी वर्तमान में रूस कहा जाता है, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति को अपनाया था। तो चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाया था, ये ध्यान रखना है। किस वर्ष, अब अगला क्वेश्चन कब बात करते हैं, किस वर्ष यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था। यूरोपीय संघ की बात करते स्थापना 1993 में हुआ था, ये ध्यान रखने, ये राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं आसियान का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो आसियान का पहला शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था, ये ध्यान रखने। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति किन देशों से संबंधित है। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति की बात करें, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। दक्षिण पूर्व एशियाई किसे कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई को हम मैप द्वारा बना के दिखा सकते हैं। ये हमारा इंडिया है, ध्यान सकें। इंडिया के बाद जो इस तरह के जो यहाँ पे जितने भी देश है पूरे सारे तक यहाँ पे इधर से ये म्यांमार हो जाता है, था इसी जगह थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सारे के सारे इधर का जितना भी देश है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कहलाता है। ये सारे देश जो है ये हो जाता है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, साप्टा समझौता किस वर्ष लागू हुआ था। साप्टा 2004 में लागू हुआ था, ध्यान में रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या की बात करते हैं 51 थे, ध्यान रखने हैं। वहीं बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे बड़ा योगदान करता है, तो अमेरिका जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे बड़ा योगदान करता है। अब बात कर लेते हैं आसियान किस तरह का संगठन है। तो आसियान की बात करें तो आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें तो इसका डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो ब्रिक्स की बात करें तो हम आपको बता देते हैं, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिक्स का कौन कौन सा, इसी में स्पेलिंग में ही छिपा हुआ है नाम। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है BRICS,
यानी कि बी से हो गया ब्राज़ील, याद रखना है ब्राज़ील, ब्राज़ील हो गया बी से। और आर से क्या हुआ, रूस हो गया, ये ध्यान रखने हैं, हम लिखा दिए हैं, स्टूडेंट को बता भी दिए हैं। आई से अपना इंडिया हो गया यानी कि भारत, और सी से हो गया चीन, ये ध्यान रखना है। और एस जो बचा यानी कि ई एस का मतलब क्या हुआ, साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका हो जाता है इसका, साउथ अफ्रीका। ये सारे आपको नोट नोट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्रिक्स का मेंबर देश आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें तो यहाँ पे कहता है सार्क के कितने सदस्य देश हैं, सार्क में 8 है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 27 नंबर की बात करें तो यहाँ पे कहता है कि चारू चारू मजूमदार का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से रहा है, तो ये नक्सलवादी आंदोलन से रहा है, ध्यान रखें। चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई, तो 1949 में हुआ था। संविधान का कौन सा भाग सरकार की सामाजिक आर्थिक न्याय की जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है, तो ये हम बात करते हैं, हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर, यानी कि इसका आंसर की हम बात करें तो बी हो जाएगा, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब बात करते हैं नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो नीति आयोग क्या हुआ था, जब नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उससे पहले क्या चलता था, योजना आयोग चलता था। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, ये भी खूब पूछा जाता है। ये 15 मार्च, यानी कि 15 मार्च, एम से मार्च समझ लेना है, 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। इसको मोदी जी ने 14 में ख़त्म कर दिया और 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन कर दिया गया। तो उस समय पहला इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, लेकिन जब गठन किया तो उस समय प्रधानमंत्री था, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नरेंद्र मोदी इसका पहला प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं अब सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का, जो अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक कमेंट करके बताएं कि हाँ ठीक है, और जो भी टॉपिक पर वीडियो बनाने हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम अगले टॉपिक लेके आने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम आज की मोटिवेशन लाइन की बात करते हैं। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि हमको याद नहीं होते, ये नहीं होते हैं। तो सीधी सी बात करना है, सपनों की मंजिल पाने के लिए, यानी कि सपनों की मंजिल पाने के लिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि रास्तों को परेशानी आपको तोड़ ना सके। यानी कि सपनों की मंजिल पाने के लिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि रास्तों की परेशानी आपको तोड़ ना सके। बिल्कुल ही सही बात है। आदमी से बढ़कर कुछ नहीं है, जो भी करते हैं आदमी ही करते हैं। आपको सिर्फ मेहनत करते जाना है, फल तो ज़रूर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आज की क्वेश्चंस की। बिहार बोर्ड 12वीं राजनीतिक शास्त्र है, 24/9/2024 को एग्ज़ाम हुआ था पेपर। अब बात करते हैं ग्लास नोस्ट शब्द से आप क्या समझते हैं। ग्लास नोस्ट शब्द की बात करें तो रूसी शब्द है जिसका अर्थ है खुलापन, यानी कि खुलापन। यह एक ऐसी नीति थी जो गोर्बाचेव द्वारा शुरू की गई सरकारी संस्थाओं और गतिविधियों में खुलेपन और पारदर्शिता को बढ़ाने का आह्वान करती थी। क्या करती थी, पारदर्शिता को बढ़ाने का क्या करती थी, आह्वान करती थी। यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन हो गया, आप देख सकते हैं, ध्यान होगा, बढ़ाने का आह्वान करती थी, याद रखना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ पे खूब ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है। क्यूबा का मिसाइल संकट की बात करें तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 का एक बड़ा टकराव था जिसने क्यूबा में सोवियत परमाणु हथियार संपन्न बैलिस्टिक मिसाइलों की मौजूदगी को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ को युद्ध के करीब ला दिया था। ये आपको 2 बार 3 बार पढ़ लेने हैं, वीडियो को चला के देख लेना और लिख लेने हैं, कम से कम 5 बार 10 बार, ये याद हो जाएंगे। हो सकता है 2025 एग्जाम में पूछ ले, कोई गारंटी नहीं है। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन को कवर करते जाना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निशस्त्रीकरण क्या है। निशस्त्रीकरण की बात करें, तीसरा नंबर क्वेश्चन। निशस्त्रीकरण का अर्थ है विनाशकारी हथियारों या अस्त्र शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगना तथा उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना। ये सारे इंपॉर्टेंट है, अपने भाषा में इजी तरीके से ये आपको याद रखने ने, कॉपी में नोट कर देने हैं। वही बात करते हैं सुरक्षा परिषद के अस्थायी व अस्थायी सदस्य से आप क्या समझते हैं। सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनओ के बारे में आपको पता ही है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। आपको ध्यान नहीं है तो ध्यान जरूर कर लें, 1945 में हुआ था। इनके कुल मेंबर की बात करें तो कुल 15 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं, इनके कुल 15 मेंबर होते हैं, ये ध्यान रख रहे हैं। 15 में से हम बात कर लेते हैं, 5 अस्थाई होते हैं
और 10 अस्थायी मेंबर। इसी 10 अस्थायी में अपना भारत भी शामिल है, ध्यान रखना है। 5 अस्थायी होते हैं। 5 अस्थायी कौन कौन से देश है, ये आपको फिर एक बार हम रिवीजन करा देते हैं। क्या होता है 5 अस्थायी देश की, यानी इसका ट्रिक होता है याद करने का, रूस का फेस। रूस का फेस आपको याद रखने हैं। कैसे याद करना है, रूस तो रूस है ही एक शामिल, और क का कोई मतलब नहीं होता है। एफ से फ्रांस हो जाता है, ए से अमेरिका हो जाता है, सी से चीन, और ई से इंग्लैंड होता है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं सुरक्षा परिषद के अस्थायी व अस्थायी सदस्य आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। रूस, चीन है। मूल रूप से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे। पहले कितना थे, 11 सदस्य थे, जिसे वर्ष 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिया गया, ये याद रखना है। गौरतलब है कि इन अस्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य सदस्य को भी 2 वर्ष के लिए, 10 अन्य सदस्य को क्या करता है, 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। इसी 10 में से अपना भारत शामिल है। इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। अब बात करते हैं कामराज योजना क्या है। ये कामराज योजना है, ये ध्यान रखने हैं। अब ये बात करते हैं कामराज योजना है क्या, तो इसका आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा। इसका आंसर है कामराज योजना ने शिक्षा क्षेत्र के लिए कई अहम फैसले किए। उन्होंने यह व्यवस्था की कोई भी गांव बिना प्राथमिक स्कूल के ना रहे। बिना कोई भी गांव ऐसा है जो कि बिना प्राथमिक स्कूल के ना रहे। उन्होंने निरक्षरता हटाने का प्रण लिया, यानी कि मूर्ख लोग को निरक्षरता, जो कि कहता है निरक्षरता, जो मतलब कि कोई पढ़ा, ऐसा नहीं कि कोई पढ़ा लिखा नहीं रहे, तो उसको हटाने का प्रण लिया। क्या क्या, उसको हटाने का प्रण किया और कक्षा 11वीं तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी। वह स्कूलों में गरीब बच्चों को मध्याह्न भोजन देने की योजना लेकर आया था। इतना ही आपको याद रखना, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना, 2 बार 3 बार लिख लेने हैं। अब है क्वेश्चन क्या, मतपत्र से आप क्या समझते हैं। मतपत्र क्या है, जिसका उपयोग, हम बात करते हैं आंसर की, मतपत्र का उपयोग यानी कि जिसका उपयोग चुनाव में वोट डालने के लिए किया जाता है, और इसे मतदान में इस्तेमाल होने वाले कागज के टुकड़े या छोटी गेंदें के रूप में पाया जा सकता है, जिसका उपयोग 16वीं शताब्दी के आसपास इटली में मतदाताओं द्वारा किया गया था। यानी कि पहली बार जो है मतपत्र का उपयोग 16वीं शताब्दी में के आसपास में इटली के द्वारा किया गया था, ये ध्यान में रखने हैं। और हम बात करते हैं किया गया था, अंग्रेजी में इसे आमतौर पर बैलेट पेपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैलेट पेपर। इतना आपको याद करना था। अब आपको पता होगा कि मम्मी पापा को पूछना है, जो वोट पहले डालते था पहले के समय में, तो किस तरह होता था, हम दिखा भी देते हैं। बैलेट पेपर इस प्रकार होते हैं, किस प्रकार, यहाँ पे देख सकते हैं, ये पेटी होता था, और इसमें एक लिफाफे में क्या होता है, मोहर मार के इस तरह, जिस पे आपको वोटिंग करने हैं उस पर देखकर मोड़ के इसमें डाल दिया जाता था। ये आदमी है वोटिंग कर रहे, देख सकते हैं। पंचायत चुनाव खास करके इसी तरह होता है, ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रीय दल क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं क्षेत्रीय दल का हम परिभाषा बता रहे हैं। क्षेत्रीय दल की बात करें, जिनका प्रभाव किसी क्षेत्र या राज्य विशेष पर हो, जैसे राजद, जेडीयू, अकाली दल, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, बीजेडी आदि, ये सारे के सारे जो है क्षेत्रीय दल है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रीय दल की एक और परिभाषा है, जो आपको अच्छा लगे वो आपको याद करने हैं। क्षेत्रीय दल वो होते हैं जिनका प्रभाव पूरे देश में ना होकर कुछ निश्चित क्षेत्रों में होता है। अगर ये अच्छा लगे तो ये आपको याद रखने हैं, जैसे कि राजद, जेडीयू, बीजेडी और अकाली दल, ये सब, शिवसेना, ये सबको क्षेत्रीय पार्टी, दो चार गो का नाम लिख देना है, ठीक है। बस इतना ही करना है। अब बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग से आप क्या समझते हैं, अभिप्राय क्या है, या क्या समझते हैं, या क्या। अन्य पिछड़ा का मतलब होता है ओबीसी। ओबीसी में अदर बैकवर्ड कास्ट का फुल फॉर्म होता है, जिसको अन्य पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है। अब इसके बात कर लेते हैं, एक सामूहिक शब्द है, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग एक सामूहिक शब्द है जिसका इस्तेमाल भारत सरकार उन समुदायों को वर्गीकृत करने के लिए करती है जो शैक्षणिक या सामाजिक रूप से पिछड़े यानी कि वंचित है। ये ध्यान रखना है, इतना ही आपको याद रखना है, अन्य पिछड़ा वर्ग। अब बात करते हैं शाह कमीशन का गठन क्यों किया गया था। शाह कमीशन की बात करते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सेवा नीति, ये हम क्वेश्चन लिखा भी चुके हैं क्लास में, स्टूडेंट को ये ध्यान रहे, तो हम लिखा चुके हैं अपनी भाषा में, ध्यान रहे, एक बार फिर रिकवर कर लेने हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश JC शाह ने नेतृत्व में शाह जांच आयोग का गठन सरकार द्वारा 28 मई 1977 को जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किए गए उल्लंघनों और हिंसा की जांच के लिए किया गया था। उल्लंघनों और हिंसा की जांच के लिए यह गठन किया गया था, ये ध्यान रखने। अब बात करें अंतरिम सरकार क्या होता है, तो अंतरिम सरकार की बात करें तो क्या होता है, अंतरिम सरकार की भी 2 परिभाषा है, 1 और 2, तो जो आपको अच्छा लगे वो आपको याद कर लेने हैं। वही बात करते हैं, अंतरिम सरकार का मतलब होता है एक अस्थायी सरकार से है
जो अस्थायी सरकारों के बीच कार्य करती है। अंतरिम सरकार का मतलब होता है एक अस्थायी सरकार से है जो अस्थायी सरकारों के बीच कार्य करती है। अब दूसरा परिभाषा क्या है? अंतरिम सरकार एक सरकार है जो अंतरिम सरकार एक सरकार जो ऐसे लिखना है, एक सरकार जो अस्थायी सरकार चुने जाने से पहले केवल सीमित अवधि तक चलती है। एक सरकार जो अस्थायी सरकार चुने जाने से पहले केवल सीमित अवधि तक चलती है उसे अंतरिम सरकार कहते हैं। ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं शीत युद्ध के उदय के कारण। शीत युद्ध की बात करते हैं उदय के कारण ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट यानी कि अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसका कारण क्या होता है हम ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे दिया गया, आप वीडियो को कई बार चला के देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब तक नहीं समझे तब तक लिखते रहिए। शीत युद्ध के उदय के कई कारण थे जिनमें से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है, देख सकते हैं आप। पहला पॉइंट बना के लिख देने हैं, पॉइंट आपको याद रखने हैं 5 गो, कम से कम 5 पॉइंट याद रखोगे तो काम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं वैचारिक मतभेद। पूंजीवाद और संवाद बीच वैचारिक मतभेद, यानी कि पूंजीवाद देश अमेरिका था और संवाद देश सोवियत संघ था। इन दोनों के बीच जो है हमेशा मतभेद चलते रहता था। इस तरह भी लिख सकते हैं वैचारिक मतभेद। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हमेशा मतभेद चलते रहता था, अभी भी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह लिख देने हैं। अब बात करते हैं सोवियत संघ का बढ़ता प्रभाव। तो ये लिख देने हैं क्या, सोवियत संघ का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना भी शीत युद्ध का एक कारण बना। यानी कि शक्तिशाली राष्ट्र युद्ध के में उभरा था द्वितीय विश्व के बाद, ये भी एक कारण बना था। वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, याल्टा समझौते का पालन ना होना। तो सोवियत संघ ने याल्टा समझौते का पालन नहीं किया, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सोवियत संघ का पूर्वी यूरोप पर नियंत्रण। सोवियत संघ ने क्या किया था, ये पॉइंट आपको याद रखने, जितना भी हाईलाइट किया हुआ है सब पॉइंट है, याद कर लेने हैं। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप पर अपना नियंत्रण बनाए रखा था। परमाणु बम की बात करते हैं, अमेरिका के परमाणु बम के विकास ने सोवियत संघ को परमाणु बम बनाने के लिए प्रेरित किया था। अमेरिका जब परमाणु बम बनाया उसी के देखौसी में सोवियत संघ ने भी बना लिया, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करें नाटो की स्थापना। अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो जिसको कहते हैं, इसका स्थापना कब हुआ था, 1949 में। ये आपको याद रखने, बार बार हम रिविजन करा रहे हैं। तो नाटो में शामिल होकर सैन्य गठबंधन बनाया था, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं वार्सा संधि। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारों के साथ गठबंधन बनाया था, ये भी याद रखने। अब बात करते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध होने का क्या वजह था? शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रतिस्पर्धा यानी कि तनाव और टकराव की एक श्रृंखला थी। दोनों एक दूसरे से क्या होता है, जैसे आस पड़ोस में नहीं होता है, गुठिया पड़ोसिया जो होता है, वो एक गाड़ी खरीदा हम दूसरा गाड़ी खरीद लिए, इस तरह करके बात बात पे यानी गाली गलौज से जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोशिश करता था, इसी तरह इसमें चलता था। यानी कि एक दूसरे को बाक शक्ति के आधार पर ऊंचा नीचा दिखाने का प्रयास करता था, यानी कि टकराव का एक श्रृंखला थी। हालांकि यह कभी भी गर्म युद्ध यानी कि इन दोनों शक्तियों के बीच पूर्ण पैमाने पर युद्ध में नहीं बदला, यानी कि कभी युद्ध नहीं हुआ, बात बात में ही चलते रहा, ये ध्यान रखना है। आप कहता है सोवियत संघ के विघटन के कारण को समझाएं। सोवियत संघ के विघटन के कारण की आपको बात करें, यहाँ पे आंसर है, बहुत अच्छी तरीके से हमने मेहनत करके बनाए हैं, तो आपको याद रखना है। तो इसको क्या करना है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी पश्चिमी शासनों में विभाजित हो गया, यानी कि ये विभाजित हो गया। बर्लिन की दीवार गिरने से घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई जो अंततः यूएसएसआर यानी कि यूएसएसआर, इसी को क्या कहते हैं, सोवियत संघ कहते हैं, इसी को के विघटन का कारण बना, सोवियत संघ के विघटन का कारण बन गया। आप कहता है सोवियत संघ के विघटन के कई कारण थे जो इस प्रकार है। तो अब क्या है, इस प्रकार लिख देना। यहाँ पे देखना आर्थिक समस्या हाईलाइट है, पॉइंट है, इसका हाईलाइट में किया गया है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गतिरोध में थी, यानी कि गति पर थी, और उपभोक्ता वस्तुओं की भारी कमी थी। गति पर थी उसकी अर्थव्यवस्था, लेकिन उपभोक्ता वस्तुओं की काफ़ी भारी कमी थी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, कमजोर राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं। सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी रूप से कमजोर थी और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी, ये ध्यान रखना है। वही बात करें भ्रष्ट और नौकरशाही। सोवियत संघ में व्यापक भ्रष्टाचार था और अधिकारी आम नागरिकों से ज़्यादा विशेषाधिकार रखते थे, यानी कि आम नागरिकों से ज़्यादा अपने पास अधिकार रखते थे, विशेष अधिकारी, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सत्तावादी प्रणाली। सोवियत संघ में एक पार्टी प्रणाली थी और कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं था। सोवियत संघ में एक पार्टी प्रणाली थी लेकिन जनता के प्रति वह जिम्मेदार नहीं था, ये ध्यान रखने हैं। वही बात करते हैं रक्षा पर ज़्यादा खर्च। तो सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का ज़्यादातर हिस्सा परमाणु हथियारों और सैन्य साजो सामान में खर्च करता था, यानी किया। अब बात करते हैं केंद्रीकरण। सोवियत संघ अपने अंतिम वर्षों तक अत्यधिक
केंद्रीकृत था, अंतिम वर्ष यानी कि अधिक वर्षों तक केंद्रीकृत था, अधिक मात्रा में। अब बात करें गोर्बाचेव के सुधारों की असफलता। क्या करना है, गोर्बाचेव के सुधारों की असफलता क्या था। मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, लेकिन इनसे अपेक्षित आर्थिक सुधार नहीं हुआ। इनसे यानी कि जितना होना चाहिए था आर्थिक सुधार, संतुष्टि इससे नहीं हो पाया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें आसियान। आसियान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आसियान के बारे में दिया है। तो आसियान के उदय के कारण और प्रभाव का व्याख्या करें। आसियान के बारे में हम बात करते हैं। आसियान हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ, अंग्रेजी में यहाँ पे देख सकते हैं। इसी का पूरा नाम क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। यानी कि इसी को आसियान को क्या कहा जाता है, आसियान कहा जाता है। सार्क, आसियान यानी कि सार्क अलग है, आसियान है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। इसे याद रखना है, पूरा नाम लिख देना है। इसका स्थापना की अगर बात करें तो 1967 में होता है, ये भी याद रखना है। इसका वर्तमान में मेंबर देश कितना है, 11 मेंबर देश है। 11वां मेंबर देश कौन सा है, पूर्वी तिमोर जो है 11वां मेंबर देश है, पूर्वी तिमोर, ये याद रखना है, पूर्वी तिमोर देश, ये ध्यान रखें। अब वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में। यानी कि हम अपने स्टूडेंट को जिस तरह लिखा है वो भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, जो भी अच्छा लगे वो आपको ध्यान रखने, जो हमने बताया है क्लास में वो ज़्यादा बेटर है, वो अपनी भाषा में ये भी अच्छा है। अब बात करते हैं राष्ट्र सदस्य, यानी कि आसियान का सदस्य देश कौन कौन सा है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस और म्यांमार। अब कंबोडिया भी है। आसियान का 11वां सदस्य देश हम पहले भी बता चुके हैं, पूर्वी तिमोर है, ये ध्यान रखने। वहीं बात करते हैं आसियान का उदय। आसियान का आखिर उदय या गठन कैसे हुआ, 1967 में हुआ था। आसियान घोषणा पत्र, यानी कि आसियान का जो है बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ आसियान की स्थापना हुआ था। यानी कि आसियान का जो गठन यानी कि उदय हुआ था 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं आसियान के संस्थापक राष्ट्र की बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड था। आसियान समुदाय में 3 स्तंभ शामिल है, कौन कौन से हैं, आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय है, आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय है, आसियान आर्थिक समुदाय है और तीसरा की बात करते हैं आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के मुख्य कार्य क्या थे, इसकी प्रमुख सिफारिशें लिखें राज्य पुनर्गठन आयोग की। अब बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना दिसंबर 1953 में की गई थी और इसने कम से कम प्रमुख भाषा समूहों के लिए भाषाई राज्यों के निर्माण की सिफारिश की। अब बात कर लेते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग यानी के प्रमुख कार्य और सिफारिशें इस प्रकार है। राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रमुख कार्य और सिफारिशें इस प्रकार है। तो पहला नंबर की बात करते हैं, आयोग का मुख्य काम राज्यों की सीमाओं को पुनर्निर्धारण पर विचार करना, ये याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की सिफारिश की, ये भी ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट। तीसरा हो जाता है आयोग ने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहार्यता, आर्थिक विकास, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाया। बात करते हैं नेक्स्ट की, आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय तथा प्रशासनिक आवश्यकता और पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने की क्षमता को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये सारे के सारे इसके विशेषता थे, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग, यानी कि आज का लास्ट अंतिम सवाल है, चुनाव आयोग का गठन और कार्यों का वर्णन करें। ये हम पहले भी क्लास में बता चुके हैं, इजी तरीके से आज भी बता रहे हैं और इसको ध्यान से नोट करना है, पूछे जा सकते हैं 2025 के बोर्ड एग्जाम में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं भारत में निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई, इसी को कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसी को हिंदी में कहते हैं निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग के नाम से, जिसे चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखने से नाम से भी जाना जाता है। क्या हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, हम छोटा करके फिर से एक बार दिखा देते हैं। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यह एक क्या करना है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जो यानी कि लिखना चुनाव आयोग उसे कहते हैं, इसे भी लिख सकते हैं दूसरे भाषा में, चुनाव आयोग उसे कहते हैं जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराता है, उसे चुनाव आयोग कहते हैं। इसका गठन जो है
चुनाव आयोग का गठन क्या कहते हैं 25 जनवरी 1950 में हुआ था, यानी कि 25 जनवरी 1950 को हुआ था, ये ध्यान रखने हैं। ये भी याद रहे, स्वतंत्र निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है, ये भी लिख सकते हैं। या तो ये लिख सकते हैं, चुनाव आयोग उसे कहते हैं जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराता है, उसे चुनाव आयोग कहते हैं। ये परिभाषा आपको ये भी लिख सकते हैं, जो हम बोले अभी वो भी, दो में से जो अच्छा लगे वो लिख लेना है। अब उसके बाद क्या लिखना है, अगर ये परिभाषा आपको नहीं ठीक लगे तो जो हम बोले वो लिख लेना। उसके बाद लिखना है चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। राष्ट्रीय मतदाता यानी कि इसी की स्थापना की खुशी में प्रत्येक साल राष्ट्रीय मतदाता के रूप में 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं 50 को संविधान के अनुसार की गई थी, यानी चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में, यानी कि इसका सचिवालय नई दिल्ली में है, मुख्यालय, ये ध्यान रखना है। यह देश में लोकसभा, अब इसका कार्य पैराग्राफ चेंज कर देना, यहाँ पे देख सकते हैं पैराग्राफ चेंज किए हुए हैं। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है, ये ध्यान रखना है। ये तो लिखना जरूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छे नंबर उठाने हैं, क्योंकि ये 5 नंबर के होते हैं। कम से कम आपको एक पेज में तो लिखना जरूरी होता है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई संबंध नहीं होता, यानी कि राज्य में जो पंचायत होता है, पंचायतों का चुनाव होता है, नगर पालिका का चुनाव होता है, इससे इसको कोई मतलब नहीं होता है। इसके लिए भारत का संविधान अलग से चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का भाग 15 में, किसमें 15 में, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 29 तक यह चुनावों से संबंधित है। यह चुनावों से संबंधित और इन मामलों हेतु एक आयोग की स्थापना करता है, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो अनुच्छेद भाग 15 में वर्णित है, और अनुच्छेद पूछे तो 324 से 29 तक इसका वर्णन मिलता है भारतीय निर्वाचन आयोग का, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसका कार्य क्या है, तो कार्य यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या कार्य है। कार्य लिख के इस तरह पैराग्राफ चेंज करके एक एक पॉइंट में लिख देने हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये कार्य है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद ही रखना है ना, यही इसी का काम है करना। अब दूसरा कार्य क्या है, यह चुनावों के संचालन हेतु चुनाव कार्यक्रम तय करता है, यानी चुनाव को जो संचालन होता है यही डेट जारी करता है कब से कब तक इसको चुनाव संपन्न कराना है। चुनाव कार्यक्रम तय करता है, चाहे आम चुनाव हो या उपचुनाव कोई भी हो, तो ये इसी के द्वारा जारी किया जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट है कि क्या क्या पॉइंट है। आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करना, जैसे चुनाव की घोषणा हो जाती है वो आदर्श संहिता लागू हो जाता है, उसका सही यानी कि सही आदर्श संहिता का सख्ती से पालन करवाना इसी का काम है। मतदाता सूची तैयार करना और समय समय पर संशोधित करना इसी का काम है। सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना, जितने भी पात्र मतदाता हैं वोट डालने के लिए उसे पंजीकृत करना। तो हम बात करते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट। तो बहुत ही अच्छा है, हम उम्मीद करता हूँ कि इजी तरीके से ये क्वेश्चंस हल करने का, एनालिसिस करने का प्रयास किए हैं। तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगले जो भी टॉपिक है उस पर अगला टॉपिक हम अगले विषय के साथ फिर मिलेंगे। जो भी टॉपिक आपको लगे कि हम कमज़ोर है, अच्छा नहीं, आर्ट्स में स्पेशल आर्ट का हम बात कर लेते हैं, उसके लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको वीडियो प्रोवाइड करने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।